बॉनी स्कूल टीचर। साक्षी बहुत ही काबिल लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और हमेशा पहले से अच्छा करने का सोचती थी। उसके माता पिता भी उसे बहुत प्रोत्साहित करते थे। माँ, मुझे पढ़ना है आगे, पर मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं सब ऑनलाइन ही करूंगी। वजह आपको पता है। वजह ये थी कि साक्षी बॉनी थी। उसकी हाइट बहुत ही कम थी। उसे बाहर जाने में शर्म आती थी। उसे लगता था सब उसका मजाक उड़ाते हैं, और असल में लोग उसका मजाक उड़ाते भी थे। कभी छोटू, गिट्टी, बॉनी, ये सब उसे बोला जाता था। अरे बेटा, तुम ऐसे लोगों की बातों को सुना मत करो। ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते, पर दूसरा कोई कुछ करता है तो उसका मजाक जरूर बनाते हैं। हाँ बेटा, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। और तुम देखना, एक दिन जब तुम सफल हो जाओगी तो लोग सबको बोलेंगे कि हम साक्षी को जानते हैं। पर साक्षी के मन में हीन भावना बैठ चुकी थी। वो लोगों का सामना करने से डरती थी। नहीं पापा, मैं ऑनलाइन ही करूंगी। उसकी परेशानी को समझते हुए उसके पापा मम्मी आखिरकार मान ही गए। साक्षी ने ऑनलाइन क्लासेस चालू करके पढ़ाई चालू करी। उसका अच्छा सर्कल बनने लगा। अरे, हम सब इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं। चलो ना, मिलते हैं कभी। हाँ जरूर, बोलो कहाँ चलना है। साक्षी, तुम भी कुछ सजेस्ट करो। अरे तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आ सकती। क्यों, क्या हुआ? चलो ना, मजा आएगा। अरे हमारे घर पर पूजा है। अरे तो फिर तुम हमें नहीं बुलाओगी? साक्षी को उनसे मिलने में शर्म आ रही थी। उसे लग रहा था कि वो भी उसका मजाक बनाएंगे। वो नेटवर्क प्रॉब्लम बोलकर डिस्कनेक्ट कर देती है। ये बात फिर यहीं खत्म हो जाती है। कुछ दिनों में साक्षी की पढ़ाई खत्म हो जाती है और अब उसे नौकरी के इंटरव्यू के लिए कॉल आने लगते हैं। सर, आप ऑनलाइन इंटरव्यू ले लीजिए। देखिए मैडम, इंटरव्यू ऑनलाइन ले भी लूंगा तो स्कूल में पढ़ाने तो आना ही पड़ेगा ना आपको। हाँ सर, वो देख लेंगे, आप पहले इंटरव्यू लीजिए। साक्षी बाहर जाना ज्यादा से ज्यादा टालती थी। उसका ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो गया और उसका टीचर की पोस्ट के लिए सिलेक्शन भी हो गया। अब तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। अब मैं कैसे बचूंगी? लोगों से तो नजरें मिलानी ही पड़ेंगी। वो सब कुछ सोचकर इतने समय की मेहनत को ध्यान में रखते हुए कॉलेज जाती है। सब उसको अजीब तरह से देख रहे होते हैं, पर वो अपना आत्मविश्वास नहीं खोती। इतनी देर में उसी कॉलेज में नीरज और अनुपमा भी दिखते हैं। वो उनको देखकर रास्ता बदल देती है और कैंटीन में जाकर बैठ जाती है। तभी नीरज और अनुपमा भी वहां आ जाते हैं। अरे इनसे बच रही थी, ये यहाँ भी आ गए। हे भगवान, कुछ ऐसा करना कि ये दोनों मुझे देखें ही ना। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों को भी यही कॉलेज मिला है। हे भगवान, प्लीज ऐसा मत करना। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे नीरज देख लेता है। अरे हाय साक्षी, अरे तुम यहाँ? तुमने भी यही कॉलेज ज्वाइन किया है? साक्षी कुछ जवाब देती है उससे पहले उसके दिमाग में ये बात आई कि इसने मुझे बिल्कुल अजीब तरीके से नहीं देखा। अरे तुम यहाँ? मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, तुम भी यही हो? चलो, मजा आएगा। अरे अनुपमा भी यही है। अब हम तीनों ही एक साथ बच्चों को पढ़ाएंगे। इतनी ही देर में अनुपमा भी आ जाती है। वो काफी सुंदर सी लंबी लड़की होती है। ये तो पक्का कुछ अजीब बोलेगी। ये खुद ही कितनी सुंदर है। हाय साक्षी, आखिरकार तुम मिल ही गई। हम तीनों एक साथ रहेंगे। नीरज और अनुपमा तो साक्षी से मिलकर बहुत खुश थे। साक्षी को भी खुद में थोड़ा आत्मविश्वास आ गया था, क्योंकि नीरज और अनुपमा ने उसे बिल्कुल अलग निगाह से नहीं देखा। अगले दिन से क्लासेस लगती हैं। जैसे ही वो क्लास में घुसती है, शोर मचाते हुए बच्चे एकदम चुप हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे हंसने की आवाजें आने लगती हैं। साक्षी हर चीज को नजरअंदाज करके पढ़ाने में लग जाती है। उसको बोर्ड थोड़ा ऊपर पड़ रहा होता है, तभी पीछे से आवाज आती है। अरे कोई कुर्सी लगाओ रे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई है भी या क्लास में या नहीं। साक्षी के कानों में सब पड़ रहा होता है, फिर भी वो अपना आपा नहीं खोती। चलिए, आज हम सब पहले थोड़ी बातें करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी हाइट काफी कम है। ये मेरी मर्जी से नहीं है। बस मेरे जन्म के समय काफी परेशानियां आई और इसीलिए मैं आपके सामने इस हाल में हूं। ये सुनकर सब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। फिर पीछे से आवाज आती है, गिट्टी। साक्षी चुपचाप क्लास से बाहर आ जाती है। और कैसा रहा आज का पहला दिन? भाई मुझे तो मज़ा ही आ गया। हाँ, मुझे भी काफी अच्छा लगा। अनुपमा के आते ही तीनों चाय पीते हैं और अपने अपने घर जाते हैं। घर पर, माँ, मैं कल से नहीं जाऊंगी पढ़ाने। सबने मेरा काफी मजाक उड़ाया। बेटा, अपनी कमियों से लड़ना और उनको फेस करना सीखो। अपने पापा की बात सुनकर वो फिर अगले दिन जाती है। जब वो क्लास में जाती है तो देखती है कि किसी ने ब्लैक बोर्ड के पास एक सीढ़ी रख दी थी और एक बच्चों वाला ब्लैक बोर्ड भी। पीछे से फिर आवाज आती है, अरे कोई आया क्या क्लास में?
ऐसा लगा जैसे कोई छोटा बच्चा भाग आया है। ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। साक्षी फिर हर चीज को नजरअंदाज करके पढ़ाने लगती है। जैसे ही वो धीरे धीरे पढ़ाती है, क्लास अपने आप चुप होने लगती है और सब नोट करने लगते हैं। साक्षी ये देखकर मन ही मन खुश होने लगती है। आप लोग अपना असाइनमेंट कंप्लीट करिए, मुझे कुछ पढ़ना है। लगता है हाइट बढ़ाने की विधि पढ़ रही है मैम। सब धीरे धीरे हंसने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल क्लास में आती है। सब खड़े हो जाते हैं। लगता है इस पौनी टीचर को हटाने आई है प्रिंसिपल। तभी प्रिंसिपल साक्षी की ओर बढ़ती हैं। साक्षी, वो मुझे आपसे एक टॉपिक पढ़ना था जिसके बारे में मैंने आपसे कल बात की थी। मैंने सुना है आपको स्कॉलरशिप मिली थी जब आपने टॉप किया था। हाँ, उसी टॉपिक में टॉप किया था। ये सुनकर सब एकदम शांत हो जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। अपना पढ़कर थोड़ी देर में प्रिंसिपल भी वहां से चली जाती हैं। साक्षी को लेकर बच्चे अब थोड़े थोड़े संजीदा होने लगे थे। मैम कितना अच्छा पढ़ाती हैं, इनको कितनी नॉलेज है। हाँ, पढ़ाती तो अच्छा है। साक्षी का आत्मविश्वास बढ़ने लग गया था। अब वो अच्छे से तैयार होकर जाती थी और सबकी आंख में आंख डालकर बात करती थी। स्टूडेंट्स भी उसे अच्छे से पहचानने लगे थे। उसे जल्दी ही सब्जेक्ट का एचओडी बना दिया जाता है। एक दिन उसी कॉलेज में एक और बौना टीचर आता है। उसके साथ भी वही सब होता है। उसके साथ ज्यादा होता है। जैसे ही वो साक्षी को देखता है, उसमें थोड़ी हिम्मत आती है। नमस्ते, आप क्या पढ़ाते हैं? मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ। आपको परेशानी नहीं हुई? मतलब जैसे कि मैं और आप। हाँ, मैं समझ गई। आई थी सर, काफ़ी दिक्कत आई थी। मैं ही जानती हूँ मैंने क्या क्या सुना है, देखा है, पर अपनी काबिलियत पर विश्वास रखा और आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे सबके मुंह अपने आप बंद हो गए। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है अंदर जाने की। चलिए सर, मैं चलती हूँ आपके साथ। साक्षी सर का साथ देने के लिए एक बार उनके साथ उनकी क्लास में जाती है। वहां भी वही सीढ़ी और छोटा ब्लैक बोर्ड रखा था, पर साक्षी को देखकर बच्चे उसे हटा देते हैं और क्लास में शांति हो जाती है। थोड़े दिन में सचिन भी वहां एडजस्ट हो जाते हैं। एक दिन सचिन और साक्षी, एक कंपटीशन होने वाला है और मैं चाहती हूँ हमारे स्कूल से आप दोनों जाओ। हम? हाँ, आप दोनों ही जाओगे। आप दोनों अपनी अपनी फील्ड में माहिर हो। कंपटीशन में भी जब वो दूसरे कॉलेज जाते हैं, बच्चे उनका खूब मजाक बनाते हैं, पर जब वो बोलना चालू करते हैं, धीरे धीरे सबको बहुत इंटरेस्ट आने लगता है। रिजल्ट आने पर वो दोनों जीत भी जाते हैं। फिर आती है स्पीच की बारी। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये हमारी कदकाठी हमारी मर्जी से नहीं है। हमने अपने इस रूप को अपना लिया है। जब मैं कॉलेज में आई, मेरे साथ काफ़ी मजाक किया गया, पर मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा था। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। जब सर आए, उनका भी मजाक बनाया गया। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये सब करना बंद कीजिए। इंसान को उसकी काबिलियत से परखिए, ना कि कद काठी से। ऐसी बातें सुनकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। वो दोनों ट्रॉफी लेकर कॉलेज आते हैं और उनका खूब स्वागत होता है। इतनी हिम्मती और समझदार लड़की को देखकर सचिन भी उससे शादी का फैसला कर लेता है और दोनों जल्दी ही शादी कर लेते हैं। सुमन की शादी एक सरकारी नौकरी वाले लड़के राहुल से तय हो गई थी। सुमन के ससुराल में कोई बुराई नहीं थी। लड़का भी खाता कमाता था, घर भी अपना था, वो भी आधुनिक सुविधाओं से लैस। बस कमी थी तो सास में। सुमन की होने वाली सास जानकी राहुल की सौतेली माँ थी। सुमन की माँ शारदा ने बचपन से ही टीवी सीरियल्स आदि में सौतेली सास के बारे में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सुन रखा था, इसलिए वो हमेशा सुमन के सौतेली सास से डरती रहती। एक दिन रसोई से कांच का गिलास टूटने की आवाज सुनकर शारदा सुमन पर बुरी तरह बरस पड़ी। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन सलीका नहीं आया। एक ग्लास पानी लाने के लिए कहा तो ग्लास ही तोड़ दिया। कल को पराए घर जाएगी तो सब यही कहेंगे कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं, हमारी नाक कटाएगी क्या? सुमन ने अपनी सफाई देते हुए कहा, जानबूझकर नहीं तोड़ा माँ, गलती से हाथ से छूटकर टूट गया। अच्छा, एक तो गलती की, ऊपर से जुबान चला रही है। अगर यही तेवर रहा तो ससुराल में एक दिन भी ठिकाने नहीं लगेगी। भविष्य की चिंता क्यों करती हो माँ? हो सकता है मेरी सास और आपकी समधन अच्छी निकले। सौतेली माँ तो अच्छी होती नहीं, सौतेली सास क्या खाक अच्छी होगी। तू देख लेना वो चुड़ैल तेरी इन्हीं हरकतों पर कैसे रोज रोज तमाशा करती है। यह सुन सुमन रोने लगी। हमेशा ही उसकी माँ शारदा की यही चिकचिक रहती है। वो सुमन की छोटी से छोटी गलतियों के लिए भी डांटती रहती और कहती, पराई घर जाएगी तो हमारी नाक कटाएगी। सौतेली सास तुझे चैन से जीने नहीं देगी, वो तुझे खूब मारेगी, कहकर डराया धमकाए करती। जोर से हंस दिया तो कहती,
दूसरे के घर जाना है बत्तीसी मत दिखाया कर, नहीं तो लोग कहेंगे बहू में बड़ों के प्रति शर्म लिहाज नहीं है। शारदा इसी तरह से सुमन को सारा दिन टोका करती। एक दिन सुमन के पिता देवेश शारदा से बोलते हैं, क्यों बच्ची को दिन भर टोका टाकी करती रहती हो? देखो, तुम्हारे टोका टाकी से परेशान होकर रो रो कर सुमन ने अपना सुंदर सा चेहरा कैसा रोतलू सा बना लिया है। आप तो चुप ही बैठिए। आपको मुझ जैसी सुंदर सुशील पत्नी मिल गई ना, इसीलिए उसकी कदर नहीं है। अगर मेरी माँ ने भी बचपन से ही मुझे टोका टाकी करके गृह कार्यों में दक्ष ना किया होता तो आपको छठी का दूध याद आ जाता। बड़े आए बच्ची के वकील बनने वाले। देवेश समझ चुका था कि पत्नी से तो किसी तरह बहस में जीता जा सकता है, लेकिन एक बेटी की माँ से कभी नहीं। इसलिए वो माँ बेटी को अपने हाल पर छोड़कर अपने कामों में व्यस्त रहता। देवेश के पीछे हट जाने से सुमन अब अकेली पड़ गई, जिसके कारण शारदा अब उस पर और तीखे वार करती। सुमन अब बिल्कुल शांत रहती, न हंसती न जोर से बोलती। वो हर काम बड़ी सावधानी से करती। भूलवश कुछ गलती भी हो जाती है तो उसकी माँ शारदा पूरा घर सिर पर उठा लेती है। देवेश की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो शारदा से कुछ कहे। एक दिन सुमन रोते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, क्या मेरी सौतेली सास सचमुच में खड़ूस है? वो मेरी गलतियों पर मुझे पीटेंगी जैसा कि माँ कहती है। अरे यही जानने के लिए मैंने तुम्हारे ससुराल के आसपास के व्यक्तियों से तुम्हारी सास के बारे में पूछताछ की। सब तो कह रहे थे भली मानुष है। अब देखते हैं क्या होता है। कौन कैसा है ये सब तो शादी के बाद ही पता चलता है। उसके पहले तो सभी मुखौटे पहनकर बात करते हैं। शारदा की इस टोका टाकी से सुमन के कोमल मन में पराया घर और सौतेली सास का डर समा गया था। जब भी घर में उसकी शादी की चर्चा होती तो वो घबरा जाती। क्राइम पेट्रोल की उस बहू का चेहरा उसके सामने आ जाता जिसे ससुराल वाले बहुत प्रताड़ित करते थे। उसे लगता शादी के बाद उसका भी यही हाल होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और आखिरकार सुमन और राहुल की शादी का दिन आ ही गया। देवेश ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर खूब धूमधाम से सुमन की शादी राहुल से करा दी। सौतेली सास और पराये घर का डर अब उसे और सताने लगा। द्वार की रस्म के समय भी वह बुरी तरह कांप रही थी। उसको कांपते हुए देखकर बुआ सास ने कहा, क्या बात है बहू, तुम इतना कांप क्यों रही हो? क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? अरे बुआ, आप समझती नहीं हो, हमारी भाभी जी को 108 डिग्री प्यार का बुखार चढ़ गया है, इसी वजह से कपकपा रही हैं। पीछे खड़े देवर अंकुर ने जब ये बात कही तो सब हंस पड़े, लेकिन सुमन को हंसी नहीं आई। सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद सुमन को उसके कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद उसका पति राहुल भी कमरे में आ गया, लेकिन सुमन उससे कुछ नहीं बोली। उसे गुमसुम देखकर राहुल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम इतनी चुप क्यों हो सुमन? कुछ बोलती क्यों नहीं? सुमन को यही डर था कि अगर उसकी आवाज या हंसी कमरे से बाहर चली गई तो क्या होगा, सब लोग क्या कहेंगे। वो पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई। उसे सुबह की चिंता थी कि कहीं देर से आंख खुली तो उसकी माँ शारदा की तरह सौतेली सास भी उसको डांटने न लग जाए। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब वो हड़बड़ाकर उठी और सामने घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 8 बज रहे थे। राहुल उठ चुका था और ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। डर के मारे सुमन के आंसू निकल पड़े। तभी दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसकी बुआ सास की आवाज आई, अरे महारानी जी, अगर नींद पूरी हो गई हो तो कृपया उठने का कष्ट करें, सब लोग आपके हाथ की चाय पीना चाहते हैं। ये व्यंग सुनते ही सुमन रोने लगी। कमरे से सुमन के रोने की आवाज सुनकर बुआ सास घबरा गई। अंदर जाकर सुमन के आंसू पोंछते हुए बोली, सॉरी बहू, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी इमोशनल हो। मुझे तो मजाक करने की आदत है। क्या करूं, मैं थोड़ी मजाकिया किस्म की जो हूं। फिर कुछ सोचकर बाईं आंख मारते हुए बोली, ओह सॉरी, मैं भी ना पूरी पागल हूं। तुम पूरी रात जागी हो और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। रिलैक्स रिलैक्स, तुम आराम करो, आज मैं ही सबको चाय बनाकर पिला देती हूँ, ठीक? बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए सुमन बोली, नहीं बुआ जी, मैं आपकी बातों की वजह से नहीं रो रही हूँ। मुझे डर लग रहा है, उठने में इतनी देर हो गई है, कहीं बाजी नाराज तो नहीं होगी। ठहाका मारकर हंसते हुए बुआ सास बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था बहू। वैसे तो यहाँ सभी लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन कभी कभार देर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रविवार और छुट्टी वाले दिन सुबह खूब आराम से उठते हैं। सुमन नहा धोकर रसोई में चली गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। वो बहुत ही सावधानी से काम कर रही थी कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। चाय की ट्रे लेकर जैसे ही वो रसोई से बाहर निकली, दरवाजे के पीछे खड़ा अंकुर उसे डराने के लिए जोर से चीख पड़ा, छिपकली, छिपकली, भाभी, आपके सिर पर छिपकली है।
ये सुनते ही सुमन के हाथ से चाय की ट्रे हवा में उछलकर गिर पड़ी और वो बुरी तरह घबरा गई और मन ही मन डरने लगी। अब तो सौतेली सास मुझे खूब पीटेंगी। पहले ही दिन घर में तमाशा होगा। हे राम, ये मैंने क्या कर दिया? सब इस शरारती अंकुर की वजह से। हो सकता है सासू माँ ने इसे ये सब करने को कहा हो ताकि वो मुझे पीट सके। सुमन डरते सिसकते हुए अपनी सौतेली सास से बोली, माँ जी, वो अंकुर भैया ने अंकुर भैया ने मुझे झटके से डरा दिया, इसीलिए ये चाय की ट्रे हवा में। इसके आगे सुमन रुलाई के कारण कुछ भी नहीं बोल पाई। तब उसकी सौतेली सास ने उसे समझाते हुए कहा, सुमन बेटी, कोई भी गलत काम जानबूझकर थोड़ी किया जाता है। इसमें रोने या घबराने की क्या बात है? वो तो अच्छा हुआ कि तुम जली नहीं। ये चाय के कप तुमसे ज्यादा महंगे थोड़ी ही हैं। एक दिन शाम को सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। राहुल ने सभी को एक चुटकुला सुनाया। सभी लोग खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े। सुमन भी जोर से हंस पड़ी। उसको हंसता हुआ देखकर सौतेली सास जानकी बोली, आज पहली बार तुम्हें हंसते हुए देखा है बहू। कितनी अच्छी लगती हो हंसते हुए। खुलकर हंसना जरूरी होता है। गुमसुम रहने से अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। अब तुम ही उसे हंसा हंसा कर उसकी सेहत ठीक करना भाग्यवान। टीवी सीरियलों की सास की तरह मेरी बहू पर अत्याचार मत करना। ये कहते हुए ससुर भी जोर जोर से ठहाका लगाने लगे। अचानक राहुल बोला, माँ, हमारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारी बहू तो गूंगी है, गूंगी, कुछ बोलती ही नहीं है। कल रात से ही मैं इससे बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मजाल है इसने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला हो। तू खुद ही इतना बोलता है कि उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता होगा। फिर सुमन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए जानकी बोली, गूंगे होंगे तेरे दुश्मन, मेरी बहू तो लाखों में एक है। धीरे धीरे सुमन ने महसूस किया कि उसकी गलती पर सौतेली सास उसे डांटती नहीं बल्कि बड़े प्यार से समझा देती हैं। उसके अच्छे कामों की कितने खुले दिल से तारीफ करती हैं। भूलवश कुछ गलत हो भी जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कहकर हंसा देती हैं और फिर बाद में प्यार से समझा भी देती हैं। धीरे धीरे सुमन के दिल से पराया घर और सौतेली सास नाम का डर पूरी तरह खत्म हो गया। थोड़े दिनों बाद सुमन अपने पिताजी के साथ मायके आ गई। उसकी मां शारदा ने उत्सुकतापूर्वक देवेश से पूछा, क्या ससुराल वाले इसकी कुछ शिकायत कर रहे थे? देवेश हंसते हुए बोला, नहीं तो, वहां तो सब हमारी बिटिया रानी की तारीफ कर रहे थे। सौतेली सास तो कह रही थी इतनी अच्छी बहू तो नसीब वालों को ही मिलती है। वो तो इसे आने ही नहीं दे रही थी। कह रही थी कि इसके जाने से घर सूना हो जाएगा। सारे दिन हंसती खिलखिलाती रहती है। ये सुनकर शारदा आश्चर्य से सुमन को देखने लगी और रोते हुए बोली, तू सच में नसीब वाली है बेटी। मेरी सास तो रोज मेरी चोटी पकड़कर मुझे मारती थी। ये सुन देवेश और सुमन जोर जोर से हंसने लगे।